हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु आरलवानिया। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसमें आज है 7th लेक्चर और इससे पहले हम 6 लेक्चर ऑब्वियसली कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हम चर्चा कर रहे थे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस की, मतलब क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है, वो हमने डिस्कस किया अभी तक के 6 लेक्चर्स में। आज 7th लेक्चर है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला लेक्चर है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बोलना चाहूँगा जो पहली बार इसे देख रहे हैं, जिन्होंने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए और उन्हें देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको लेक्चर ओवरऑल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7th लेक्चर और लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला लेक्चर। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। विजिट आवर वेबसाइट दैट www.mylegalcode.com। व किसी भी कंफ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो चलिए, आज है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला लेक्चर और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में सबसे पहले आता है लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब कानूनी रूप से हानि, मतलब आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी के साथ या आपके साथ कानूनी रूप से हानि हुई है और उसको रिकवर किया जाना चाहिए। इसी के बारे में जानेंगे। नंबर जो पॉइंट है दैट इज लीगल डैमेज और इंजरी मीन्स इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ सम लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। देखिए, लीगल डैमेज मतलब कानूनी रूप से हानि या इंजरी आप तब कह सकते हैं जब अर्जीदार, मतलब जो भी कोर्ट में अपील कर रहा है, उसके कानूनी अधिकारों का हनन हो जाए, कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो जाए। ठीक है, उसको कहेंगे कानूनी रूप से हानि होना या लीगल डैमेज और लीगल इंजरी। देखिए, दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं। मैक्सिम्स क्या होती हैं मैं आपको पीछे के लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये लीगल मैक्सिम्स होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो इनको याद रखिएगा, जहां जहां पर आपकी लीगल मैक्सिम्स आए उन्हें याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट लॉ के एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं जो डिफाइन करती हैं लीगल डैमेज को। किसको डिफाइन करती हैं? लीगल डैमेज को। कौन कौन सी मैक्सिम्स हैं? देखिए, नंबर 1, डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम मीन्स डैमेज, सिने मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इंजरी। मतलब इसका हुआ डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब डैमेज तो हुआ है लेकिन कुछ लीगल रॉन्ग नहीं हुआ है, लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं, लीगल राइट वायलेट नहीं हुए हैं, मतलब उसके कानूनी अधिकार जो दिए हुए हैं वो वायलेट नहीं हुए हैं लेकिन उसे डैमेज हुआ है। सेकंड, इंजूरिया सिने डैमनम, मतलब कि उसके किसी के लीगल राइट्स को वायलेट तो किया गया है लेकिन उसे कुछ डैमेज नहीं हुआ है, मतलब किसी के लीगल राइट्स को वायलेट तो किया गया है, इन्फ्रिंज किया गया है, लेकिन उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और अच्छे से समझते हैं, डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज विदाउट अ लीगल रॉन्ग, डैमेज विदाउट अ लीगल रॉन्ग, मतलब कि लीगल रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ है, लीगल रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन डैमेज हुआ है। कैसे? और अच्छे से समझते हैं। डैमनम मीन्स डैमेज और लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। इनमें से देखिए, मनी, कंफर्ट मतलब पैसा, आराम व स्वास्थ्य, इनमें से किसी का भी मान लीजिए लॉस हो जाए, इनमें से किसी का भी लॉस हो जाए तो ये डैमेज ही कहा जाएगा। डैमेज को पहले तो ये समझ लेते हैं कि डैमेज हम किसको कहते हैं। डैमेज मान लीजिए आपका पैसे का नुकसान हो जाए, आपके आराम को कोई चोट पहुंचे या आपके स्वास्थ्य को कोई चोट पहुंचे तो इसको पर्सनल डैमेज ही कहेंगे। इंजूरिया मीन्स, इंजूरिया क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, मतलब कि आपके कानूनी अधिकारों को कोई भी वायलेट कर दे। मान लीजिए जो भी अपील कर रहा है या जो भी अर्जीदार है कोर्ट में, उसके कानूनी अधिकारों को कोई भी वायलेट कर दे तो इसे कहते हैं इंजरी। तो सबसे पहले तो डैमेज और इंजरी को समझिए। डैमेज, आपके पैसे का नुकसान हो जाए, आपके आराम कंफर्ट का नुकसान हो जाए या स्वास्थ्य का नुकसान हो जाए तो इसे कहते हैं डैमेज। वह अगर आपके लीगल राइट्स को, कानूनी अधिकारों को कोई वायलेट करे, इसको कहते हैं इंजूरिया, मतलब इंजरी। पहले तो इन्हें डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब द मैक्सिमम डैमनम सिने इंजूरिया मीन्स दैट डैमेज इज सफर्ड बाय द प्लेंटिफ विदाउट एनी वायलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। तो डैमेज विदाउट इंजरी का मतलब यह है कि किसी को डैमेज तो हुआ है लेकिन उसके कानूनी अधिकारों को किसी ने वायलेट नहीं किया है, कानूनी अधिकारों को वायलेट किए बिना ही उसे इंजरी हुई है। ठीक है, उसको मतलब कानूनी अधिकारों को वायलेट किए बिना ही उसे डैमेज हुआ है।
आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं डैमेज विदाउट इंजरी, मतलब कि उसके कानूनी अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसके कानूनी अधिकारों को कोई भी वायलेट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उसे डैमेज हुआ है। इसी को कहते हैं डैमनम सिने इंजुरिया। यहां तक क्लियर समझ में आया? अगर नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको, बिना समझाए यहां से जाने नहीं दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो पॉइंट को पढ़ते हैं। ए स्कूल टीचर, ए जो है वो एक स्कूल टीचर है। ओपन द स्कूल नेक्स्ट डोर टू हिज नेबर्स स्कूल, उसने एक स्कूल ओपन किया अपने पड़ोसी के स्कूल के बगल में। स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेबर्स स्कूल फ्लॉक टू एज स्कूल। अब यहां पर क्या होता है कि पड़ोस का जो स्कूल है उसके बच्चे एक स्कूल में आ जाते हैं। अब एक ही प्रॉपर्टी है, दूसरे पड़ोस में जो कॉम्पिटिटर्स हैं या स्कूल जो है उसके बच्चे उसकी प्रॉपर्टी में आ गए। तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी में आ गए, तो ये बच्चे हैं जो उसकी प्रॉपर्टी में आए, तो कहीं ना कहीं उसको डैमेज तो हुआ है, लेकिन उन बच्चों ने या किसी भी तरीके से जानबूझकर या कैसे भी उसके एक लीगल राइट्स को वायलेट नहीं किया गया है। मतलब ये है कि एक के साथ डैमेज तो हुआ है, डैमेज हुआ है कैसे कि दूसरे स्कूल के बच्चे उसके स्कूल में आ गए, ये डैमेज है, एक तरीके का डैमेज है, लेकिन इसमें उसके लीगल राइट्स कोई भी वायलेट नहीं हुए हैं। मतलब कि ए जो कि स्कूल टीचर है उसके स्कूल में दूसरे स्कूल का बच्चा आ गया है, इससे उसको डैमेज तो हुआ है, लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं डैमेज विदाउट इंजरी, डैमनम सिने इंजुरिया। देखिए इस केस में जब जज ने क्या ऑब्जर्व किया, thus if I have a mill and my neighbor sets up another mill and thereby the profits of my mill fall off, I cannot bring an action against him and yet I have suffered damage। मतलब यहां पर जज ने यह ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए मेरा कोई मिल है और मेरे बगल में मेरे पड़ोसी ने कोई मिल ओपन कर लिया है, तो उसके मिल ओपन करने से जो मुझे लॉस हुआ है, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल नीचे डाउन हो गया, फॉल ऑफ हो गया, तो ऐसे केस में मैं कैसे उस पड़ोसी ने जो मिल ओपन कर लिया है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकता हूं? मैं नहीं ले सकता हूं। क्यों? हालांकि मुझे डैमेज हुआ, मेरे प्रॉफिट को, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का लॉस हुआ, उसने वो ओपन किया, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो भी, उसे पूरा इंडिपेंडेंस है, उसने अपना पूरे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके अपना मिल खोला है। अब उसके आने से मान लीजिए आपको प्रॉफिट डाउन हो गया, आपका प्रॉफिट फॉल ऑफ हो गया, तो इसमें आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो इन वर्ड्स टू वर्ड्स अगर हम समझें तो उसको डैमेज तो हुआ है, दूसरे ने मिल जो ओपन कर लिया है तो उसके बिजनेस में पैसों का, प्रॉफिट का डैमेज तो हुआ है, लेकिन उसने इसका कोई भी लीगल राइट, मतलब कि कानूनी अधिकार वायलेट नहीं किया है। उसने जो भी किया है कानून के दायरे में रहते हुए किया है, उसने इसकी कोई भी लीगल राइट्स को वायलेट करके कोई उसे इंजरी नहीं दी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो डैमनम सिने इंजुरिया के केस में एक्शन नहीं ले सकते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें डैमेज तो होता है लेकिन लीगल राइट्स को कोई वायलेट नहीं करता है, तो इसमें डैमेज को रिकवर नहीं किया जा सकता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब कि इंजरी विदाउट डैमेज। देखिए यहां पर आपको इंजरी डैमेज समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। डैमेज मतलब कि हानि, कंफर्ट की हो, चाहे मनी की हो, चाहे हेल्थ की हो, और इंजुरिया मतलब, इंजरी मतलब लीगल राइट्स का वायलेशन या लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट। हिंदी में बोलें तो कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर देना, तो इसको कहते हैं इंजरी। मान लीजिए मेरे कानूनी अधिकारों का किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उसने मुझे इंजरी किया है, उसने मुझे हानि पहुंचाई है, इसे कहते हैं इंजरी, ठीक है। और अगर उसने मेरे पैसों का, मेरे स्वास्थ्य का, मेरे कंफर्ट का अगर नुकसान किया है तो ये मेरे लिए डैमेज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और बता दिया मैंने। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इट मीन्स लीगल इंजरी हैज़ बीन सफर्ड और अ लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड और वायलेटेड बट नो एक्चुअल हार्म और लॉस इज कॉज्ड टू द प्लेंटिफ। इसमें क्या होता है कि लीगल इंजरी तो होती है, लीगल राइट्स तो इन्फ्रिंज होते हैं, कानूनी अधिकारों का तो वायलेशन होता है, लेकिन सही मायने में कोई डैमेज नहीं होता। सही मायने में हमें कोई डैमेज नहीं होता, मतलब हमारे लीगल राइट्स को तो वायलेट कर दिया जाता है, लेकिन देखने के तौर पर हमारा कोई डैमेज नहीं होता। और अच्छे से समझते हैं। इट इज एक्शनेबल अंडर टॉर्ट्स। ये जो होता है हमारे लीगल राइट्स को वायलेट कर देना, भले ही हमें कोई भी डैमेज हो या ना हो, ये टॉर्ट के अंदर ही आता है, यही आता है टॉर्ट के अंदर। और ये टॉर्ट के अंदर एक्शन लिए जाने वाला मैटर है। कैसा मैटर है? मतलब इसमें जो टॉर्ट का जो ये मैटर है, इसमें एक्शन लिया जा सकता है। चलिए
फेमस जो केस है उसे देखते हैं। इन अ सेलिब्रेटेड इंग्लिश केस, एक इंग्लिश केस था एसबी वर्सेस वाइट। ए वॉज wrongfully prevented by the returning officer from exercising his vote at a parliamentary election। मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इलेक्शन के टाइम पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ए जो था उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, मतलब संसद के जो चुनाव चल रहे थे उसमें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया। कुछ भी रीजन रहा होगा उनको देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने ए का जो अधिकार था चुनाव में वोट डालने का, उससे वंचित कर दिया उसे। नो लॉस वॉज सफर्ड बाई ए बिकॉज द कैंडिडेट फॉर हुम ही वॉन्टेड टू वोट गॉट इलेक्टेड बाई ए ह्यूज मार्जिन। लेकिन यहां पर ए को नुकसान कुछ नहीं हुआ, वो जिसे वोट देना चाहता था वो बहुत ही बड़े मार्जिन से, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वोटों से जीत गया था। तो यहां पर ए को कोई नुकसान हुआ, कोई डैमेज हुआ नहीं हुआ। यहां तक समझ में आया। Held A would recover damages on the ground that his legal right to vote was violated by the returning officer। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि उसको डैमेज नहीं हुआ है कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो जो चाहता था, जिस काम के लिए उसे रोका गया, उसका अधिकार छीना गया, वो जो चाहता था उसके मुताबिक उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, उसका कैंडिडेट ही जीता। लेकिन यहां पर उसे वोट डालने के अधिकार से रोकना, ये क्या है? ये उसके कानूनी अधिकार, यानी कि कानून द्वारा दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन था जो रिटर्निंग ऑफिसर ने किया था। तो यहां पर इस केस में ए को डैमेज कुछ नहीं हुआ है, उसका कैंडिडेट जीत गया, लेकिन उसको लीगल राइट, मतलब कि उसको इंजरी हुई है, उसको लीगल राइट्स को वायलेट किया गया है। तो ऐसे केस में वो रिटर्निंग ऑफिसर से अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है, या डैमेजेस उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब उसको जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ अपील कर सकता है। तो यही है इंजुरिया सिने डैमनम, मतलब कि इंजरी विदाउट डैमेज। अब आप याद रखिएगा कि डैमेज विदाउट इंजरी के केस में एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंजरी विदाउट डैमेज इस केस में एक्शन लेना पॉसिबल है। सिमिलरली अ वोटर्स नेम वॉज रॉन्गफुली ओमिटेड फ्रॉम वोटर्स लिस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से एक वोटर का जो नाम है, वोटर लिस्ट जो आती है जब भी इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं, इलेक्शंस होने वाले होते हैं, तो सबके नाम वोटर लिस्ट में चेक किए जाते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। अब मान लीजिए एक लीगल वोटर है, उसका इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की कोई भी गलती रही होगी, उस वोटर का जो लीगल वोटर है, वैध वोटर है, उसका नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से दिस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट, जिसकी वजह से वह वोट नहीं डाल पाता है। तो इस केस में भी क्या हुआ? ही सफर्ड अ लीगल रॉन्ग फॉर विच एन एक्शन इन टॉट वुड लाई। इसमें भी क्या हुआ कि यह चूक हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो लीगल वोटर है और उसे वोट डालने से रोका गया है। इसका मतलब उसके कानूनी जो अधिकार हैं उनको क्षति पहुंचाई गई है, उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। तो इस सिचुएशन में भी वो टॉर्ट के अंडर में रह करके क्षतिपूर्ति कर सकता है या एक्शन ले सकता है। अब चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, जो फॉर्मेट आपके एग्जाम में आता है और जैसे मैं हमेशा समझाता हूं। तो देखिए लीगल प्रिंसिपल है यहां पर, इफ देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन ही कैन स्यू अंडर टॉर्ट्स फॉर कंपनसेशन इवन इफ ही हैज नॉट सफर्ड एनी हार्म और लॉस ऑफ अ सिंगल पेनी। देखिए अगर एक पर्सन के कानूनी अधिकार, किसी भी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट यानी कि उल्लंघन हुआ है, तो वह टॉर्ट के अंडर में रह करके कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है और अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है, भले ही उसे एक पैसे का नुकसान न हुआ हो। याद रखिएगा, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, भले ही उसे एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, मतलब कि लीगल राइट, उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन कर दिया गया है, भले ही उसे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, तो वह टॉर्ट के अंडर रह करके कंपेंसेशन की डिमांड या मुआवजे की डिमांड कर सकता है। कौन सा केस हुआ ये? इंजुरिया सिने डैमनम वाला, जो लास्ट हमने अभी पढ़ा था। मतलब कि यहां पर इंजरी तो हो रही है लेकिन डैमेज नहीं हो रहा है। अब फैक्चुअल सिचुएशंस को देखते हैं और आपको डिसीजन लेकर के सही आंसर तक पहुंचना है। फैक्चुअल सिचुएशन, इन मिस्टर बी अ बैंक मैनेजर रिफ्यूजेस टू ऑनर अ चेक प्रेजेंटेड बाय सी अ कस्टमर। देखिए मिस्टर बी हैं, एक बैंक मैनेजर हैं, उनके सामने जो सी है, एक कस्टमर है, वो अपने चेक को देता है और उसे ऑनर मतलब को क्लियर करने के लिए बोलता है। ही नोज दैट सी हैज सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट। मिस्टर बी जो है, जो बैंक मैनेजर हैं, उनको पता है कि सी के अकाउंट में जो चेक को
ऑनर कराना चाहता है, क्लियर कराना चाहता है, उसके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट या फंड है, कैन सी बी अंडर टॉर्ट्स एंड क्लेम कंपनसेशन। मतलब कि यहां पर ओवरऑल ये है कि एक बैंक मैनेजर ने एक अपने कस्टमर का चेक ऑनर नहीं किया, चेक को क्लियर नहीं किया, जबकि वो जानता है कि सी के अकाउंट में सफिशिएंट फंड है, चेक से जितना अमाउंट क्लियर करना है उससे भी ज़्यादा फंड है। तो ऐसे केस में क्या जो कस्टमर जो सी है वो बैंक मैनेजर बी पर टॉर्ट के अंडर में रहते हुए कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता है? अब देखिए आंसर्स देखिए। ए, द बैंकर हैज वायलेटेड लीगल राइट ऑफ सी, ही कैन बी sued अंडर टॉर्ट्स टू पे कंपेंसेशन। बैंकर ने सी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया है, अर्थात उस पर कंपेंसेशन के लिए एक्शन लिया जा सकता है। कंपेंसेशन के लिए टॉर्ट के अंडर में एक्शन लिया जा सकता है। किस पर? बैंकर पर। किसके द्वारा? कस्टमर सी के द्वारा। नेक्स्ट, द इंटायर मनी ऑफ सी इन हिज बैंक अकाउंट इज इंटैक्ट, ही सफर्स नो डैमेज, ही शुड गेट नो कंपेंसेशन। देखिए यहां पर ये ऑप्शन कह रहा है कि सी जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा था उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, उसके साथ कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, उसको कोई भी हानि नहीं हुई है, अर्थात वह कंपेंसेशन की डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, बी कैन प्लीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द बैंक एट दैट पॉइंट ऑफ दैट टाइम ड्यू टू विच ही कुड नॉट ऑनर द चेक। देखिए यहां पर जो बैंक मैनेजर है बी, वो कहना चाह रहा है कि वहां पर जब इसके चेक को ऑनर करना था या चेक को क्लियर करना था उस समय बैंक में सिचुएशन कुछ और थी, इसलिए मैं उस टाइम पर इसके चेक को क्लियर नहीं कर पाया। अब ये तीन ऑप्शंस आपके सामने आ गए। तो देखिए इसमें आंसर की जब बात करेंगे तो आंसर होगा ए, कंफर्म ए ही होगा। क्योंकि देखिए एक मैंने आपको पहले बात बताई थी, आपको लीगल प्रिंसिपल पर ध्यान रखना है, आपको अपनी कॉन्स्पिरेसी, इमोशंस, अपनी क्रिएटिविटी यहां पर नहीं लगानी होती है। जो लीगल प्रिंसिपल बोल रहा है अप टू डेट बस उसी पे चलना होता है, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया जाता है यहां पर। तो ए को जब आप देखेंगे, द बैंकर हैज वायलेटेड लीगल राइट ऑफ सी, सीधे सीधे बात है, बैंकर ने सी के अधिकार को, कानूनी अधिकार को वायलेट किया, कानूनी अधिकार को वायलेट किया। क्यों? क्योंकि सी का कानूनी अधिकार है कि उसके बैंक में जब फंड है, पूरा पैसा है, बैंक के नॉर्म्स को वो पूरा कर रहा है, तो बैंक उसके चेक को क्लियर करेगा ही करेगा, ये बैंक की जिम्मेदारी है। लेकिन उसने किसी भी वजह से, सब कुछ ठीक था, कस्टमर की तरफ से सारी लीगल फॉर्मेलिटीज क्लियर थी, फंड भी इनफ था, फिर भी उसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और कस्टमर के कानूनी अधिकारों को वायलेट किया। तो यहां पर ऑब्वियसली सी जो कस्टमर है वो टॉर्ट के अंडर में अपने कंपेंसेशंस को डिमांड कर सकता है। भले ही उसके पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उसको लीगल इंजरी मतलब कि लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इसी का लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगला जो सबसेक्शन है दैट इज जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, आप अगर मूवी देखते हैं तो अभी एक मूवी आई थी परेश रावल जी और अक्षय कुमार की जिसका नाम था ओ माई गॉड, उसमें एक्ट ऑफ गॉड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। आपने अगर देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए मैं कोई मतलब इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड की बात आई तो मैंने आपसे इसकी चर्चा की। तो चलिए एक्ट ऑफ गॉड के बारे में बात करते हैं। एक्ट ऑफ गॉड इज अ गुड डिफेंस टू एनी एक्शन इन टॉर्ट। देखिए क्षति का मामला जब भी आता है, क्षतिपूर्ति का मामला जब भी आता है तो एक्ट ऑफ गॉड बहुत ही अच्छा बचाव का रीजन बन जाता है। एक्ट ऑफ गॉड का नाम लेकर के बहुत से लोग बचाव कर सकते हैं। दस, व्हेन द डैमेज, लॉस और इंजरी इज कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज और फिनोमेना सच एज हैवी डाउनपोर, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा, द डिफेंडेंट कैन एस्केप लायबिलिटी। देखिए एक्ट ऑफ गॉड बहुत अच्छा तरीका होता है बचाव करने का क्षतिपूर्ति में, टॉर्ट में, लेकिन वो डैमेज किस तरीके से होने चाहिए? प्राकृतिक आपदाओं जिसमें प्रकृति का हाथ हो या कोई ऐसा फिनोमेना हो जहां पर प्रकृति का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ पता चल रहा हो। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हैवी डाउनपोर, मतलब भारी तबाहीदार बारिश, डाउनपोर को कहते हैं, जैसे कि
किसी ने पानी उड़ेल दिया हो, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, बहुत आंधी तूफान आया, बाढ़ आ गई, भूकंप आया बहुत अच्छी इंटेंसिटी का, या बहुत अच्छे लेवल का, बहुत ही गंदे लेवल का भी बोल सकते हैं, मतलब ड्रॉट्स है तो गंदे लेवल का ही अच्छा रहेगा, सूखा पड़ गया, तो ऐसे केसेस में जो बचाव करने वाला पक्ष है, मतलब जिससे कंपनसेशन की डिमांड वगैरह की जा रही है, वो एक्ट ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान का एक्ट कह करके अपने आप को इससे बचा सकता है, देनदारी से बचा सकता है। तो एक्ट ऑफ गॉड यहां तक समझ में आया। मैंने आपको बताया था मूवी अगर देखी होगी तो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहीं समझा दूंगा, मूवी देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट देखिए, द टू इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड आर। एक्ट ऑफ गॉड की जब भी बात आएगी तो उसके दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये दो चीजें उसमें होंगी ही होंगी। नंबर वन, द एक्ट मस्ट रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज। जो भी एक्ट हुआ है उसमें प्रकृति का हाथ होना चाहिए पूरे तरीके से। एंड द पॉइंट इज द अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो कुछ भी हुआ है वह असाधारण होना चाहिए, एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, असाधारण। जैसे बादल फट गए, मान लो कुछ ढह गया, भूकंप आया बहुत, तो ये क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आना, सूखा पड़ जाना बहुत बड़े लेवल का, आंधी तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। लीगल प्रिंसिपल, एन एक्ट ऑफ गॉड इज एन ऑपरेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज सो अनएक्सपेक्टेड दैट नो ह्यूमन फोरसाइट और स्किल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट इट। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि प्रकृति का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? प्राकृतिक कारणों का हाथ होता है, और इनकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, मतलब कोई भी इंसान इसको पहले से ही अनुमान नहीं लगाकर चलता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है किसी भी इंसान के द्वारा, और ये किसी भी तरीके से उस ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको किसी भी तरीके से इंसान सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, मतलब कि प्राकृतिक कारणों से कोई तबाही या कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो जाए जिसे कोई भी इंसान उम्मीद नहीं लगा सकता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो लीगल प्रिंसिपल में आपको बता दिया गया है कि आप किसे एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान का किया हुआ काम कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया है। अब फैक्चुअल सिचुएशंस को देखते हैं और कोशिश कीजिए सही आंसर तक पहुंचने के लिए, जो कि आपका काम है। नेक्स्ट इसी में है, इन द न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन वॉज सेलिब्रेटिंग इट्स 10th एनिवर्सरी एंड अरेंज्ड फॉर अ कॉन्सर्ट बाय अ लीडिंग म्यूजिकल ग्रुप। The event was organized in one of the best auditoriums and all the tickets were sold out. On the day of the event, an earthquake destroyed many buildings including the auditorium. People who had purchased the tickets asked for refund from the New Friends Association as show could not take place. देखिए यहाँ पर एक न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन का नाम है, संस्था का नाम है, वो अपनी 10वीं वर्षगांठ 10th एनिवर्सरी को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक जाना माना म्यूजिकल ग्रुप से हाथ मिलाया है और उससे कॉन्सर्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। अब ये जो इवेंट है जो किया गया है वो म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा जो किया जाना है, ये इवेंट एक बहुत ही जाने माने ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया जाना है। सारी टिकट बिक चुकी हैं। सडनली क्या होता है कि जिस दिन वो इवेंट होना है, जिस दिन वो कार्यक्रम होना है, उस दिन भूकंप आ जाता है और बहुत सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। उन बिल्डिंग्स में वो ऑडिटोरियम भी होता है जहां पर वो सेलिब्रेशन होना है। अब यहां पर होता क्या है कि जिन लोगों ने टिकट्स को परचेज किया है वो न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन से अपनी टिकट्स का जो रिफंड है वो मांगने लग जाते हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है? तो आंसर्स में है, नंबर ए, द न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन मस्ट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। न्यू फ्रेंड एसोसिएशन को टिकट्स की कॉस्ट को लौटाना पड़ेगा। बी, द मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटोरियम मस्ट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स, मतलब जो ऑडिटोरियम जो डिस्ट्रॉय हो गया है जहां पर कार्यक्रम होना था, उसका मैनेजमेंट सारी टिकट्स की कॉस्ट को लौटाएगा, वापस करेगा। नेक्स्ट, द न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन और एनी एल्स नीड नॉट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स एज इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, मतलब उस एसोसिएशन को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था। एंड द लास्ट, द टिकट होल्डर्स कैन डिमांड द शो टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टिकट होल्डर्स जो है वो डिमांड कर सकते हैं कि यह कार्यक्रम आगे किसी और टाइम पर कर दिया जाए। देखिए चारों पॉइंट आपने देखे।
लेकिन अब यहां पर मैं बात करता हूं आंसर की, तो आंसर होगा इसका सी। देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, द न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन और एनी एल्स नीड नॉट रिफंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स एज इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। किसी को भी लीगल प्रिंसिपल पर आप जाएंगे तो आपने क्या बताया, हमने उसमें यही तो पढ़ा है कि अगर एक्ट ऑफ गॉड को प्रूव कर दिया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या मान लीजिए कोई भी नेचुरल फोर्सेज के द्वारा कोई एक्टिविटी हो गई जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में डैमेजेस को रिकवर नहीं किया जा सकता। तो न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन ने जो भी टिकट बेची थी या कुछ भी किया था, कोई अनुमान लगा सकता है कि भूकंप आने वाला है या भूकंप की वजह से रुक गया। मतलब यहाँ पर यह कहने का है कि न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन की कोई गलती नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड था और एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस केस में न्यू फ्रेंड्स एसोसिएशन को पैसे वगैरह रिफंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप भावुक हो जाएंगे, आपने डी ऑप्शन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, थोड़ा सेंसिबल हो जाएंगे, आप अपना दिमाग यूज़ करने लग जाएंगे कि हाँ यार ये अच्छा है, वो आगे चल के मतलब इसको किसी और टाइम पर ऑर्गेनाइज कर सकता है। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लीगल प्रिंसिपल पर फोकस कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर है सी। बस इतना ही दिमाग चलाना है। उसके देखिए एक कन्फाइंड एरिया है, लीगल प्रिंसिपल आपको एक कन्फाइनमेंट देता है, एक सीमा देता है, उस दायरे से आपको बाहर जाकर नहीं सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और ये होती क्या है इसके बारे में ही हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर में ये सब सेक्शन उसका जो है थर्ड पॉइंट है, जनरल डिफेंसेस टू टॉर्ट वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। और देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी हिंदी में भी समझाने के लिए। देखिए ये पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल है और मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल रहें सब। फॉर्मेट भले ही इंग्लिश में है और वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन आई होप जो भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए तो वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया को डिस्कस करते हैं। अब जब हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं तो देखिए हमेशा याद रखना कि जो टॉर्ट के अंदर कुछ लायबिलिटीज़ की जब बात आती है तो कुछ बचाव ऐसे हैं जो टॉर्ट में किए जा सकते हैं जिससे कि जो देनदारी है उसको अवॉइड कर सकते हैं हम। मतलब कि जब भी टॉर्ट के अंडर में कोई भी आप पे क्लेम करता है तो आप कुछ तरीके के बचाव ऐसे कर सकते हैं जिनसे कि आप उनके कंपेंसेशंस या उनके रिकवरी जो डिमांड की जा रही है आपसे, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं और अपनी जो देनदारी है, मतलब जो भी आप नुकसान आप पर लगाए जा रहे हैं या आपको नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जाने वाला है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो कुछ बचाव टॉर्ट के अंडर में ऐसे भी होते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जनरल डिफेंसेस आर इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। देखिए कुछ जो बचाव होते हैं ये किसके पक्ष में रहते हैं, जिस पर केस या अपील की जाती है, जिसके खिलाफ अपील की जाती है, जिस पर केस लगाया जाता है टॉर्ट के अंडर में। तो ये डिफेंसेस उसको बचाते हैं, किसको, जिस पर केस लगाया गया है या जिससे कंपेंसेशन की डिमांड की जा रही है, वो अपने बचाव में इन डिफेंसेस को यूज कर सकता है। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया मींस नो मैन कैन एनफोर्स राइट विच ही हैज वॉलंटरली वेव्ड और अबंडन। देखिए वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब यह है कि एक इंसान को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह टॉर्ट के अंडर में कंपेंसेशन को डिमांड कर सके अगर उसको जो भी नुकसान हुआ है वो उसने अपनी मर्जी से लिया है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से अपनी मंजूरी देने के बाद उस नुकसान को झेला है तो इस केस में वो दूसरों से डिमांड नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा सा समझने में वो हो रहा होगा, कोई नहीं, आगे और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनसे और समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया मीन्स हार्म सफर्ड वॉलंटरली कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मंजूरी दे करके अपनी मंजूरी दी है किसी काम में और उस काम की वजह से आपको नुकसान हो जाता है तो आप ऐसे केस में किसी से भी कंपेंसेशन या टॉर्ट के अंडर में किसी भी चीज़ की लायबिलिटी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। It means if a person consents to take some injury or harm, he cannot sue the other if such injury is inflicted upon him. इसका मतलब यह है कि अगर इंसान किसी भी काम को, ऐसे काम को मंजूरी देता है जिसमें उसको कोई भी हार्म हो जाता है, खुद को ही कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसे केस में वो किसी पर भी कोई केस नहीं लगा सकता टॉर्ट के अंडर में।
द कंसेंट मे बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। जो मंजूरी है वो तो या तो उसने खुद बोल करके वर्ड्स के थ्रू दी हो, या उसकी एक्टिविटीज, या वो कुछ एक्टिविटीज ऐसे कर रहा है, एक्टिविटीज के थ्रू वो अगर मंजूरी देता है, इसी को मंजूरी उसकी माना जाएगा। बट कंसेंट मस्ट बी फ्री, लेकिन उसकी मंजूरी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई मंजूरी ऐसा नहीं है कि किसी पे दबाव डाल के, किसी भी उल्टा सीधा दबाव डाल के, दबाव डाला गया हो फिर उससे वो मंजूरी ली गई हो। मान लो कि उसके बिल्कुल यहाँ पर सर पर गन रख दी गई हो और गन पॉइंट पर रख करके उससे कोई मान लीजिए मंजूरी ली जा रही है, तो इस तरीके की मंजूरी नहीं चलेगी। वो बिल्कुल फ्री होकर के अगर कोई अपनी इच्छा से मंजूरी दे रहा है तब वो मंजूरी मानी जाएगी। देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेस कंसेंट, मंजूरी देने के तरीके, उनके कुछ उदाहरण हैं। ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर एट हिज हाउस, ही कैन नॉट स्यू बी फॉर अ ट्रेसपास। ए ने बी को इनवाइट किया डिनर पे अपने घर में। अब मान लीजिए वो डिनर पे आएगा तो वो उसके घर में तो आएगा ही, तो ए किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में बी को ट्रेसपास के लिए, मतलब अपने घर में अंदर आने के लिए किसी भी तरीके से केस नहीं लगा सकता है या कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता है। सिंपल भाई, उसने खुद ही तो उसे इनवाइट किया है, उसने खुद ही तो अपनी कंसेंट दी है उसे अपने घर पे आने के लिए। अब ऐसे केस में वो ट्रेसपास के लिए उस पर कैसे स्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ए आस्क्स बी अ सर्जियन टू परफॉर्म अ लॉफुल सर्जिकल ऑपरेशन ऑन हिम। ए ने बी को कहा अपने ऊपर कोई सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए, उसने मंजूरी दी है कि वह ऑपरेशन को परफॉर्म करे। किसके ऊपर? ए के ऊपर। ए मतलब बी से कह रहा है कि वह एक ऑपरेशन करे उसका, उसने अपनी मंजूरी बी को दे दी है। ही कैन नॉट स्यू बी फॉर एन इंजरी रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइडेड इट इज नॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ बी। अब मान लीजिए वो जो ऑपरेशन कर रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे केस में, क्योंकि ए ने खुद मंजूरी दी थी, ऐसे केस में ए बी पर किसी भी तरीके से स्यू नहीं कर सकता है, केस नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए ने फ्री होकर के अपनी मंजूरी बी को दी थी ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। देखिए कुछ और कंसेंट होती है जो कंडक्ट से पता चलती है। इट टेक्स पार्ट इन अ रेसलिंग और क्रिकेट मैच, ही हैज गिवन एन इम्प्लाइड कंसेंट दैट इफ ही इज इंजर्ड ही विल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए कोई भी ए पर्सन है, ए उसने क्रिकेट मैच या पहलवानी, रेसलिंग जो होती है, पहलवानी या कुश्ती जो होती है, उसमें पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब क्या है? उसने वर्ड्स के थ्रू तो अपनी कंसेंट नहीं दी है, लेकिन जो ऑलरेडी वो जानबूझ करके पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब उसने मंजूरी इस बात की तो दे दी है कि उस दौरान अगर उसे कोई भी इंजरी होती है तो वो किसी भी तरीके से एक्शन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, अ स्पेक्टेटर इन अ हॉर्स रेस और एट अ सर्कस और एन ऑटोमोबाइल रेस इम्प्लाइडली consents to take upon himself an injury which may come to him in normal circumstances। देखिए एक जो आपने देखा होगा हॉर्स रेस होती है, उसमें सब सट्टा लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं, ठीक है, या किसी भी सर्कस में या कोई भी कार रेस, किसी भी तरीके की ऑटोमोबाइल रेस हो रही है, उसमें मान लीजिए वो अपनी कंसेंट, अगर वो वहाँ पर आया है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे देख भी रहा है, तो उसने अपनी मंजूरी अपने उसमें दी है, तभी तो वो वहाँ पर आया है। अब मान लीजिए इन पूरे केस के दौरान, इस पूरे सिनेरियो के दौरान, चाहे वो हॉर्स रेस हो, चाहे वो सर्कस में हो, चाहे किसी भी ऑटोमोबाइल की रेस में हो, वहाँ पर उसे किसी भी तरीके की इंजरी हो जाती है, तो इस केस में भी वो जो नॉर्मल केसेस में वो स्यू नहीं कर सकता है या एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि हर तरीके से मैंने ऊपर से ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, उसने अपनी मंजूरी किसी न किसी फॉर्म में दी है, चाहे तो वो वर्ड से दी हो, चाहे अपने उसने इम्प्लाइड कंसेंट यानी कि अपने कंडक्ट से दी हो, लेकिन उसने मंजूरी दी है और अपनी मंजूरी के बाद ही वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे केस में उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेस कंसेंट, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। इन 2 तरीके की मंजूरी को बहुत अच्छे से समझिएगा, पॉज करके देखिएगा, रिवाइज करके देखिएगा। आप एक बार रिवाइज करके और देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस मैक्सिम का, जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो मैक्सिम है उसका एक एक्सेप्शन और है। वो क्या है? रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस में इस मैक्सिम को या इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया जा सकता। अब ये रेस्क्यू केसेस होते क्या हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं।
देखिए रेस्क्यू केसेस के बारे में बस ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है, वो रास्ते से जा रहा है, वो एक किसी को देखता है कि कोई पर्सन सुसाइड करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए वो रोड से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब यहाँ पर किसी पर्सन ने उसे देखा, उसको अपनी मोरल ड्यूटी लगी, उसने उसको बचाने की कोशिश की। अब उसे बचाने के चक्कर में उसको खुद इंजरी हो गई। उसने उसे बचा तो लिया लेकिन उसे खुद इंजरी हो गई। अब इसे आप क्या कहेंगे? ये रेस्क्यू केस है। उसने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन उसे बचाते में उसने अपनी मोरल ड्यूटी को परफॉर्म किया और उसे बचाते में उसे इंजरी हो गई। तो इस रेस्क्यू केस में वो अपनी इंजरी को मतलब जो भी उसे डैमेज हुआ है हेल्थ से, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हेल्थ से भी जो डैमेज होता है उसे डैमेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बचाने के चक्कर में, मोरल ड्यूटी को परफॉर्म करने के चक्कर में उसको जो डैमेज हुआ है, उसको जो इंजरी हुई है, तो वो अपनी उस इंजरी को डिमांड कर सकता है जिसको बचाया गया है, जिसको उसने बचाया है उससे डिमांड कर सकता है। इस केस में वो एक्शन ले सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं रेस्क्यू केसेस। अब यहां पर मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि उसको बचाने का फैसला उसका खुद का था। उसने कंसेंट, जो मंजूरी थी वो उस इंसान की खुद की ही तो थी। उसने खुद को मंजूरी दी तभी तो वो बचाने के लिए गया। लेकिन यहां पर उसकी मंजूरी को अगर आप सही मायने में देखें तो उसने उसे बचाने की कोशिश की। यहां पर लायबिलिटी उसकी बनती है कि उसको जो इंजरी उसे बचाने में मिली है, उसकी, जिसको बचाया गया है उसको उसकी लायबिलिटी देनी पड़ेगी। उसको उसका कंपेंसेशन या डैमेज को रिकवर करके देना पड़ेगा। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कि रेस्क्यू केस यहां पर क्या होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, लीगल प्रिंसिपल। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अ पर्सन कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट अ हार्म टू विच ही हैज वॉलंटरली कंसेंटेड। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कंसेंट से, अपनी मंजूरी से कहीं पर गया है और उसे हार्म हो जाता है, तो इस केस में मंजूरी के बाद हुए हार्म, मंजूरी देने के बाद अगर हार्म होता है तो वो कंप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट इज प्रिकॉशंस कैन ओनली बी टेकन अगेंस्ट रीजनेबली फोर्सिएबल मिसअप्स। देखिए प्रिकॉशन, सावधानियां तभी ली जा सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। सावधानियां किसी भी चीज के लिए तभी ली जा सकती हैं जब उनका अनुमान लगाया जा सके। लेकिन अगर कोई चीज अनुमान से परे हो तो सावधानी नहीं ली जा सकती, ठीक है। आप कोई लॉजिकल चीज होगी उसी के बारे में तो आप सोच सकते हैं। मान लीजिए बारिश का मौसम हो रहा है, आप जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बारिश हो जाएगी, ठीक है, वहां पर आप सावधानी कर सकते हैं। लेकिन मालूम पड़ा कि धूप पड़ रही है, दूर दूर तक बादल बिल्कुल साफ हैं, अचानक बारिश हो जाए तो ये क्या है, और उससे आपका नुकसान हो जाए, तो आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते थे मौसम के हिसाब से कि बारिश हो जाएगी। तो इस केस में वो आप सावधानी नहीं ले सकते थे। तो ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए। अब आगे बढ़ करके इसके फैक्चुअल सिचुएशंस को देखते हैं। एट एन एथलेटिक मीट, एथलेटिक मीट वो होती है जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी वगैरह वगैरह मिल रहे होते हैं। खिलाड़ी, जो एथलेटिक किसे कहते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन को। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें एथलीट बोलते हैं, उन्हीं से मिलकर के बना है एथलेटिक मीट। तो एक खिलाड़ियों का मिलन, मतलब या गेट टुगेदर हो रहा था, या खिलाड़ियों के मिलने की एक जगह थी, वहां पर कुछ स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ड्यूरिंग अ हैमर थ्रो, वहां पर एक गेम था, हैमर थ्रो एक गेम होता है जिसमें कि हैमर को फेंका जाता है। द हैमर केम अपार्ट एंड हिट अ मिडिल डिस्टेंस रनर हु वाज सिटिंग 10 मीटर्स आउटसाइड द थ्रोइंग एरिया। पास में ही जब वो हैमर फेंका जा रहा था तो उसके जो टुकड़े थे, तो हैवी टुकड़ा पास में ही 10 मीटर की दूरी पर, उस एरिया से 10 मीटर की दूरी पर एक रनर बैठा था, उसको जाकर के लगता है। द रनर सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज ऑन द हेड एंड नेक। उस रनर के सर पे और नेक पर, गर्दन पर बहुत इंजरी होती है, बहुत चोट लगती हैं। द रनर फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस। रनर ने क्या किया? एक केस लगा दिया डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, उसे कंपेंसेशन चाहिए था। द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वर टेकन फॉर थ्रोइंग द 7 किलोग्राम हैमर। वहां पर जितनी भी जरूरी सावधानियां बरती जा सकती थी 7 किलोग्राम के हैमर को फेंकने के लिए, वो सारी ली गई थी। अब आपको डिसाइड करना है रनर के बारे में क्या सही है। नंबर 1, would be able to recover because the organizers failed to keep the equipment in good condition। रनर अपने डैमेजेस को रिकवर कर सकता है क्योंकि उसके मुताबिक वहां पर जिन्होंने भी वो सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो इक्विपमेंट को, मतलब खेल के जितने भी सामान थे उनको गुड कंडीशन में नहीं रख पाए। सेकंड, वुड नॉट बी एबल टू रिकवर बिकॉज द इंजरीज वर कॉज्ड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट। यहां पर रनर अपने डैमेजेस को रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, ये एक एक्सीडेंट था, अचानक हुआ एक्सीडेंट था, बिना अनुमान का एक एक्सीडेंट था जिसकी वजह से उसे इंजरीज हुई। नेक्स्ट,
would not be liable as she agreed to participate in the sports meet with all the attendant risks। यहां पर भी बात यही कही जा रही है कि वो अपने डैमेजेस को रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि उस मीट में वो सब अपने खुद की रिस्क पर शामिल हुए थे, मतलब कि यहां पर उनकी मंजूरी थी। फोर्थ एंड लास्ट, would not be able to recover because the accident was not reasonably foreseeable। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर भी रनर रिकवर नहीं कर सकता डैमेजेस को क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि कोई हैमर थ्रो करेगा, बीच उसी दौरान वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, हैवी मेटल उसके सर पे लगेगा, उसको इंजरी हो जाएगी, ऐसा कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ये एक फोर्सिएबली, मतलब जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा एक एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। अब चलिए आंसर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया है, आप उसे अवॉइड कीजिए। ए ऑप्शन है फर्स्ट, बी सेकेंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड डी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए करेक्ट आंसर डी है। आप उसे जब देखेंगे तो उसमें वुड नॉट बी एबल टू रिकवर, उसके साथ जो भी हुआ लीगल प्रिंसिपल के हिसाब से और फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हुए रिकवर तो वो कर ही नहीं सकता। और इसमें नॉट बी एबल टू रिकवर वाले नीचे सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों पॉइंट्स हैं और उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आएगा कि ये एक फोर्सिएबल नहीं था, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था और वहां पर ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा सारे हैमर थ्रो के प्रिकॉशंस पहले से लिए गए थे। तो जो कुछ भी हुआ था वो अनफॉर्चुनेट वे में कोइंसिडेंटली हो गया था। तो यहां पर आंसर होगा डी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इससे आगे बढ़ते हुए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखते हैं फोर्थ पॉइंट, विकेरियस लायबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। द जनरल रूल इज दैट अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स एंड कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर द एक्ट्स डन बाय अदर्स। देखिए यहां पर सीधा है विकेरियस लायबिलिटी का जो जनरल रूल है, बिल्कुल साधारण एक नियम है। वो क्या है कि एक इंसान अपने खुद के किए हुए चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, देनदार होगा, ना कि किसी और के द्वारा किए हुए कामों के लिए देनदार होगा। सिंपल बात है, जनरल रूल तो यही होता है कि आपने अगर गलती की है तो आप उसके लिए देनदार होंगे, ना कि किसी और ने की है आप उसके लिए देनदार होंगे। आप अपनी ही गलती के तो देनदार होंगे। तो यहाँ पर ये जनरल रूल यही चलता है। और समझते हैं, विकेरियस लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर द एक्ट डन बाय एनी अदर पर्सन। देखिए विकेरियस लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि एक पर्सन की लायबिलिटी फॉर द एक्ट डन बाय एन अदर पर्सन। मतलब कहने का यह है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए जो कानूनन सही भी है कि किया किसी ने है और देनदारी आपकी, मतलब किया किसी और ने है वो काम लेकिन देनदारी आपकी। थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिम क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, वेरी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, आप इसे याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है यही डिस्कस करते हैं। ये विकेरियस लायबिलिटी की मैक्सिम होती है। प्रोवाइड्स दैट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ विकेरियस लायबिलिटी, ये विकेरियस लायबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है। ये मैक्सिम जो है विकेरियस लायबिलिटी को ही शो करती है। इट मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू एनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान मेरे कहने पर काम कर रहा है, मेरे बिहाफ पर काम कर रहा है और वो कुछ भी करता है तो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। समझ में आया कि मतलब कोई भी इंसान मेरे बिहाफ पर, मेरे कहने पर कोई काम कर रहा है और वो कुछ भी करता है उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा, ना कि वो। ठीक है, भले ही वो कर रहा है लेकिन किसके ब्याह पर कर रहा है, मेरे ब्याह पर। तो यही होता है हु एक्ट्स थ्रू एनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। विकेरियस लायबिलिटी अराइजेस ओनली इन केस ऑफ सम रिलेशनशिप। विकेरियस लायबिलिटी वहीं पर आती है जहां पर कुछ रिलेशनशिप्स काम करती हैं, जहां पर कुछ किसी भी तरीके से दो लोग किसी भी रिश्ते में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं, रिश्ते में। दीज रिलेशंस आर, ये रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब कि एक मालिक और नौकर। एम्प्लॉयर जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक की बात चल रही है, छोटे मोटे नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में के मालिक होते हैं उनके अंडर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिलेशन। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन, मतलब मालिक और नौकर का रिलेशन। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन, मतलब कि प्रिंसिपल फॉर्म में कोई और काम कर रहा है और उसके ब्याह पर कोई एजेंट काम कर रहे हैं। या पार्टनर्स, जो भी इंटरशिप पार्टनर्स जो होते हैं किसी भी फर्म में, जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये रिलेशंस जहां पर होते हैं वहां पर विकेरियस लायबिलिटी हो सकती है। मतलब, और विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू एनदर
एक्ट्स हिमसेल्फ, मतलब कि जो कोई भी अगर किसी दूसरे के बिहाफ पर काम करता है तो वो जिसके बिहाफ पर काम कर रहा है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है, ना कि काम करने वाले की। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए लीगल प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए आपको पता होगा, इवन इफ द सोवरेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर डिस्चार्ज नेग्लिजेंटली द स्टेट इज नॉट विकेरियसली लायबल इन टॉर्ट। देखिए आपको पता होगा कि स्टेट मतलब कि राष्ट्र, चाहे देश की बात करें चाहे राज्य की बात करें, राज्य सरकारें अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, जो भी सरकारी नौकर होते हैं अपने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं, उनको कुछ फंक्शंस करने के लिए पावर्स दे रखी होती है, तो वो सोवरेन पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कोई पुलिस है या कोई भी एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लापरवाही से सरकार की दी हुई पावर्स का यूज करता है, तो उस केस में जो जिसके लिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट विकेरियसली लायबल नहीं होगी टॉर्ट में। मतलब कि जो कर रहा है, जो नेग्लिजेंटली कर रहा है, ये उसी की देनदारी है, भले ही वो सरकार के बिहाफ पर अपने पावर्स का, सोवरेन पावर्स का यूज कर रहा है। लेकिन इस केस में विकेरियसली लायबल कौन होगा? वो खुद होगा, ना कि सरकार, भले ही उसके बिहाफ पर कर रहा है, ठीक है। तो अगर लापरवाही से काम करेगा तो वो उसकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भले ही वो सरकार का काम कर रहा है। और ऐसे में स्टेट इज नॉट विकेरियसली लायबल इन टॉर्ट। टॉर्ट में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट विकेरियसली देनदार नहीं होगी। यहां तक लीगल प्रिंसिपल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल सिचुएशन, A was a trader in gold. There he was arrested by police and was detained in the police lockup after search. The gold with him along with sundry other things were seized. Later he was discharged. His possessions seized by the police were returned except the gold. He moved against the state in tort. In the words of Supreme Court, there can be no escape from the conclusion that the police officers were negligent in dealing with the property after it was seized. One of the constables was a Muslim. He fled with gold to Pakistan. देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। ए जो है वो सुनार है। सुनार मतलब वो उसके सोने चांदी की मतलब आभूषणों की, ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, या शोरूम में कुछ भी है, वो उसमें ट्रेड करता है, बहुत बड़ा ट्रेडर है। पुलिस अचानक आती है, उसे अरेस्ट कर ले जाती है और उसको सर्च करती है। तलाशी लेने के बाद उसके सामान को भी जब्त कर लेती है। उसमें वो क्या करता है कि जितने भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके साथ साथ जो गोल्ड था उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो गोल्ड ट्रेडर है उसे छोड़ देते हैं। उसकी सारी पोजेशंस, उसकी जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीज की थी पुलिस ने, वो भी लौटा देते हैं। लेकिन सोने को नहीं लौटाते हैं। जो सोना था, जो भी सीज किया था सोना, वो नहीं लौटाते हैं। तो वो गोल्ड ट्रेडर क्या करता है कि राज्य सरकार मतलब जिस गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो काम कर रही है पुलिस, उसके खिलाफ टॉर्ट में केस लगा देता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उसकी बात कर रही होती है तो सुप्रीम कोर्ट एक बात कहती है कि देखिए, इससे तो बचा नहीं जा सकता कि पुलिस ने वाकई में लापरवाही का काम किया है, प्रॉपर्टी को उसकी सीज करने में लापरवाही का काम किया है, इसीलिए तो उसका गोल्ड मिस हो गया है। लेकिन उसमें यह पता चलता है कि उन कांस्टेबल्स में से, उन पुलिस वालों में से एक मुस्लिम था जो पूरा सोना लेकर के पाकिस्तान चला गया। यह भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो ये थी फैक्चुअल सिचुएशन। अब कोशिश करते हैं सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सक्सीडेड बिकॉज द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट वर नेग्लिजेंट एंड दस कॉज्ड इंजरी। ए यहां पर केस में जीत जाएगा क्योंकि उसके मुताबिक जो स्टेट के जो सर्वेंट्स हैं, जो स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, सर्वेंट्स मतलब पुलिस वाले, वो लापरवाह थे और उनकी वजह से उसे ए को इंजरी हुई। नेक्स्ट, ए फेल्ड, ए सक्सेस नहीं पाएगा, ए मतलब फेल हो जाएगा अपने केस में, बिकॉज द कांस्टेबल हु सीज्ड द गोल्ड हैड फ्लेड टू पाकिस्तान एंड द गोल्ड वाज नॉट विद द स्टेट एट ऑल। ए यहां पर सक्सीड नहीं कर पाएगा। देखो, सक्सीड का मतलब होता है सफल हो जाना, फेल का मतलब फेल्ड, सब जानते हैं। तो ये ए यहां पर फेल कर जाएगा क्योंकि जिस कांस्टेबल के पास गोल्ड है वो पाकिस्तान जा चुका है और इस समय स्टेट के पास मतलब सरकार के पास गोल्ड नहीं है। नेक्स्ट, ए फेल्ड बिकॉज द एक्ट्स ऑफ सर्च एंड सीजर बाय द पुलिस ऑफिसर वर पार्ट ऑफ द सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट। ए यहां पर फेल कर जाएगा क्योंकि सर्च मतलब तलाशी और जब्ती बोलते हैं सीजर को, मतलब चीज़ों को जब्त करना, ये पुलिस ऑफिसर का काम होता है, जो कि सोवरेन फंक्शन होता है स्टेट का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो काम करते हैं। एंड द डी ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज देयर वाज सम अदर रिलीफ गिवन टू ए। यहां पर ए को कुछ और राहत के चीज़ें दे दी जाएंगी। गोल्ड नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह कुछ और दे दिया जाएगा। अब इन चारों में देखिए क्लियर ऑप्शन है ए। क्यों?
क्योंकि ए सक्सीडेड, ए सफल होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट के जो सर्वेंट है, सरकार के नौकर ही लापरवाह हैं और उनकी वजह से उसे हानि हुई है। अगर सरकार के व्यापार पर उसके नौकर लापरवाही से काम करते हैं और लोगों को हानि होगी तो इसमें तो केस लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर ए ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्ट में इंजरी की बात चल रही है, ए को इंजरी हुई है और किसकी वजह से? सरकारी नौकरों की लापरवाही की वजह से। तो यहाँ पर लापरवाही वर्ड है और लापरवाही की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो ए उसमें सफल होगा और उसके डैमेजेस को रिकवर किया जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया? देखिए, मैंने यहाँ तक आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला पार्ट बता दिया है, आगे और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशंस को। मास्टर और सर्वेंट्स मतलब कि मालिक और नौकर के रिलेशन को डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। बस आप इस वीडियो को आपको 100% समझ में आया होगा। अगर 1% नहीं भी समझ में आया है तो आप एक बार बस इसे दोबारा रिवाइंड कर लीजिए और जिसने भी पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई बटन पर जाकर पहले सारे वीडियोस को देखें। इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आगे के वीडियोस क्लियरली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 7th पार्ट और क्रिमिनल लॉ के बाद में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला पार्ट। अगला वीडियो लॉ ऑफ टॉर्ट का ही जो अगला पार्ट है मास्टर एंड सर्वेंट, मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। लेकिन तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। द व्हाट्सएप नंबर इज 9990544440. For more videos, stay tuned. My Legal Code. Thanks to subscribe. Good luck and bye bye.